नमस्कार सभी को। तो आज हम यूपी टेट का जो पेपर वन हुआ था 2011 में, उसके सीडीपी के पेपर वन के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वही पेपर है जब से यूपी में यूपी टेट की शुरुआत हुई थी। पेपर वन है, ऐसा नहीं है कि पेपर वन वालों के लिए है तो पेपर टू वाले नहीं देख सकते। होता क्या है कि सीडीपी में कोई भी लेवल का अंतर नहीं होता है, तो पेपर वन वाले पेपर टू वालों को देख सकते हैं और पेपर टू वाला पेपर वन वाले देख सकते हैं। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का पहला क्वेश्चन ये है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित किस पर होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। जो कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि होती है वो किस पर आधारित होती है, ये पूछ रहा है वो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ये आधारित होता है। और इसमें ना क्या होते हैं कि इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि है, क्योंकि खेल विधि वृद्धि एवं विकास के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है? मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, या फिर पठन विकार है, या व्यवहारिक विकार है? तो डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक पठन विकार के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, उल्टे शब्द दिखाई देते हैं। सी को कहते हैं ना, बी को डी पढ़ लेना, है ना, वॉच को, इस तरीके से इनको ना डब्ल्यू एम इनमें अंतर कर पाना उसको मुश्किल होता है। तो ये पठन विकार है। इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको ना मौखिक ज़्यादा से ज़्यादा कार्य देने चाहिए और मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए, पाठ पढ़वाना चाहिए उससे, जिससे क्या होता है कि उसमें ना पढ़ने की कठिनाई जो कहते हैं ना पठन विकार है, इसको दूर होता है उससे। तो इसका ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। गणितीय विकार तो उसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। अगर लिखने का विकार है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो इस तरीके के ये विकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो भी बच्चे विशेष रूप से जरूरतमंद हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए या फिर कहाँ पर होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में होना चाहिए, विशेष विद्यालय में, विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में होना चाहिए, या फिर विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो ऐसा नहीं है, जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षण विधि है या शिक्षण का पूरी जो प्रक्रिया है उसको ना दूसरे बच्चों, सामान्य बच्चों के साथ ही करवाया जाता है, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता क्या है कि हम ना अगर किसी बच्चों को, विशेष जरूरतमंद बच्चे हैं किसी भी तरीके से, अगर डिसेबल हैं, उनको अगर अलग थलग कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो होता क्या है, बाद में आगे चल के ना उनको समाज के साथ समायोजन करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो अलग पढ़े होते हैं। और जो हमारे सामान्य बच्चे होते हैं उनको उनके साथ भी घुलने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस तरीके से ना जब वो शुरू से ही एक दूसरे के एक साथ रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो ना एक दूसरे को जान रहे होते हैं और उसको ना उन्हें समायोजन में बड़ी आसानी होती है। बचपन से ही वो साथ रहे होते हैं, साथ में पढ़ रहे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा। क्योंकि क्या, ये दूसरे बच्चों को दूसरे जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके साथ में ही इनको पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। अधिगम का जो प्रक्रम है उसमें अभिप्रेरण क्या कार्य करता है, अभिप्रेरण का क्या उपयोग है? सीखने वालों की स्मृति को तेज करता है, जो सीखने वालों की स्मृति को या कहते हैं मेमोरी को तेज बनाता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, जो आपने पुराना अधिगम ले रखा है उसमें से नए अधिगम को विभेदित करता है। एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, जो एक दिशीय रूप में सोचते हैं उसको प्रस्तुत करता है। या फिर ऑप्शन डी, नए सीखने वालों के अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्या करता है? जो अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या करता है? नई सीखने वालों के अधिगम, जो भी आप नई चीज सीख रहे हैं उसके अधिगम को ना, अधिगम में रुचि आपकी बना के रखता है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप ना दूसरी चीज, जो नई चीज आप सीख रहे हैं उसके लिए आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आप मोटिवेशन उसके लिए जरूरी भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों का सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो जिन बच्चों को कहते हैं ना दृष्टिबाधित है, जिन बच्चों को देखने में कठिनाई हो रही है किसी भी प्रकार से, उनके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा 5 का विद्यार्थी है, आप क्लासरूम में है, उसको एक बच्चा है जिसको देखने में कठिनाई हो रही है, तो आप क्या करेंगे? ये इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपसे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी सही हो जाएगा। क्या करेंगे? उनके साथ में सामान्य व्यवहार ही रखेंगे। ऐसा नहीं, उन्हें ये फील नहीं कराएंगे आप तो स्पेशल हो, आप इन सबसे अलग हो, ये उनको बिल्कुल भी फील नहीं कराना होता है। इससे क्या होता है, वो बच्चा अपने आप को ना अलग थलग समझता है दूसरों से। तो इसमें क्या होता है, आप विशेष
बच्चे के साथ अगर उसको कठिनाई भी है तो उसके साथ सामान्य बर्ताव रखेंगे अपना, और ना उसको अगर देखने में कठिनाई हो रही है तो उसको ऑडियो के माध्यम से उसको आगे बिठाएंगे, जिससे ना उसको पूरी बात आप जो कह रहे हैं वो सुनने में आए, या फिर सीडी के जरिए उसको सुनाएं, जिससे कि अगर वो देख नहीं सकता है तो सुन के तो समझ ही सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जाता है। जो श्याम पट्ट है आपका ब्लैक बोर्ड होता है, उसको शिक्षण सामग्री के किस वर्ग में रखा जाता है, श्रव्य साधन के, दृश्य साधन के, श्रव्य दृश्य साधन के, या इनमें से कोई नहीं। तो श्याम पट्ट क्या होता है, ब्लैक बोर्ड को सिर्फ आप देखते हैं, उसमें ऑडियो तो होती नहीं है, तो जो आप केवल देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही हो जाएगा। ये दृश्य साधन के अंतर्गत आ जाएगा। श्रव्य साधन के अंतर्गत क्या हो जाता है, जैसे कि सीडी हो गई, टैप रिकॉर्डिंग हो गया, इनको ना दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत रखते हैं। और दृश्य श्रव्य के अंतर्गत टेलीविजन आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों ही होते हैं। तो ये इस तरीके से ये शिक्षण की सामग्रियां होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। अगर शिक्षण की जो कहते हैं ना देखने के रूप में अगर किसी को रखना है तो जो श्याम पट्ट है वो दृश्य साधन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण की कुशलता से इनमें से कौन सा संबंधित है। श्याम पट्ट पर लिखना कुशलता से संबंधित है, प्रश्नों को हल करना कुशलता से संबंधित है, प्रश्न पूछना, ये उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे जो शिक्षण की कुशलता होती है उसके सारे के सारे ये पार्ट हैं, या कह सकते हैं ये खंड है। श्याम पट्ट का कौशल मतलब श्याम पट्ट पे किस तरीके से लिखना है, किस एंगल पे खड़ा होना है, बच्चों को पीट करके किस 45 डिग्री के एंगल पे खड़ा होना है, किस तरीके से श्याम पट्ट का यूज करना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है ना। तो ये ना श्याम पट्ट के कौशल के अंतर्गत आता है। प्रश्न कौशल, प्रश्न किस तरीके से पूछना है बच्चों से, प्रश्नों को ऐसा नहीं है कि एकदम उनसे लेवल से अलग पूछ देना है। स्पष्टीकरण कौशल, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं अगर बच्चे से नहीं आ रहा है तो उसको प्रश्न का अच्छे से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, है ना। और नंबर 4 है प्रतिपुष्टि कौशल। ये क्या है, ये भी एक कौशल के अंतर्गत आता है, शिक्षण के कौशल के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, जो विद्यार्थी आपकी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं आप उनके लिए क्या करेंगे। कक्षा के बाद शिक्षक के मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सही होगा। अगर कोई बच्चा है आपकी क्लास में अगर प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, होता क्या है कभी कभी कक्षा में जो बच्चे होते हैं ना वो ना इनरिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो आप टॉपिक कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं उससे अलग कुछ पूछ लेते हैं। तो अगर उसका क्वेश्चन इमीडिएट दिया जा सकता है, 5 सेकंड में अगर दिया जा सकता है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप बोलिए कि आपको हम इस क्लास के एंड में इसका सवाल का जवाब देकर जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। हाँ, प्रश्न अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो उसको आप हतोत्साहित नहीं करेंगे और उसको डांटेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि उसके और ज़्यादा प्रश्न पूछने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका प्रतिपादन किसने किया। टी.पी. नन ने किया, स्पेंसर ने किया, फ्रोवेल ने किया, या मॉन्टेसरी जी ने किया। तो शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये फ्रोवेल जी ने किया है ना। मनोवैज्ञानिक फ्रोवेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला तथा किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा होता है, अर्थात फ्रोवेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जो कि उद्यान होता है ना आपका, उसमें नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह से देखभाल से छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं, उसी तरह से बच्चे की देखभाल से उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। वो कहते हैं कि जैसे नर्सरी में क्या होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको ना उनकी देखभाल करते हैं, उनको अच्छे से पानी देना, उनका ध्यान रखना, तो ना वो एक स्वस्थ, जो कहते हैं ना स्वस्थ वृक्ष बन जाते हैं। उसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं वो नर्सरी के पौधों की तरह हैं। आप उनको अगर खेल खेल में अगर इस तरीके से अगर आप सिखाएंगे तो बच्चे ना एक उनके अच्छे जीवन का उनका विकास होगा और वो अच्छी चीज़ें ही सीखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, आप देखते हैं एक बच्चे के जो अभिभावक हैं वो कभी भी आपसे स्कूल में मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे। बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। सारे ही ऑप्शन गलत है, लेकिन जो सी है आप स्वयं उनसे मिलने चले जाएंगे। हो सकता है वो किसी काम में व्यस्त रह सकते हैं, हो सकता है वो आप किसी वजह से नाराज भी हों, तो आपका ये फर्ज बनता है एज ए टीचर आप अभिभावक से मिलिए, क्योंकि आप क्या है आपका ना उत्तरदायी है उनके लिए।
है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। आप खुद मिलिए, उनके कारण का पता लगाइए, क्या हो सकता है। हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते हों, बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हों, वो स्कूल आना ही नहीं चाहते हों, कुछ भी हो सकता है। आप मिलिए उनसे, खुद जाके बात करिए, किस तरीके की समस्या है उसका समाधान करिए। इससे क्या होता है, समाज होता क्या है कि समाज और विद्यालय के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं एक तरीके से। तो समाज का फर्क सीधा सीधा विद्यालय में पड़ता है, और विद्यालय का फर्क सीधे सीधे समाज में पड़ता है, क्योंकि विद्यालय से निकल के बच्चे वही समाज में जाते हैं जो वो पढ़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, या फिर बच्चों को युवा वयस्कों प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है, अवधि है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है, यही सही है। होता क्या है, बचपन ना पूरी तरीके से परिवर्तन और चेंजेस, इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं कि इसको एक अनूठी अवधि, या कहते हैं ना अनूठी काल, अनोखा काल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने के में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि आप 5वीं कक्षा के लिए एक पठन परीक्षण बनाना चाहते हैं, लेना चाह रहे हैं, तो एक शिक्षक को क्या परामर्श दिया जाता है। बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। बच्चों को आप बोल दें कि ये परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, ये जरूरी है। या फिर पूर्ववर्ती परीक्षा के प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। जो पहले परीक्षा आपने ली हुई उनके जो मुख्य क्वेश्चन थे उनको आप बोले कि आप इनको आप पढ़िए और इनके उत्तर दोबारा याद कीजिए। ऐसा नहीं है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा में शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। क्या करेंगे, उसका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है उसको इतना निम्न रखें कि कक्षा का हर एक बच्चा उसको सॉल्व कर सके। ऐसा भी नहीं है, परीक्षण में आने वाले प्रश्न समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यस, आप क्या करिए, जो भी परीक्षा में आप प्रश्न पूछने वाले हैं उसी आधार पर या उसी टॉपिक के बेस्ड पे आप कुछ क्वेश्चन उन बच्चों को सॉल्व करवाइए, उनका अभ्यास करवाइए। जिस टॉपिक से आप पूछने वाले हैं उस टॉपिक का बच्चे को अभ्यास करवाइए। तो इससे क्या होगा, उनको प्रीवियस नॉलेज उनकी बनी रहेगी और परीक्षा में एक अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। एक असंगठित जो परिवार है या घर से आने वाला बच्चा सबसे ज्यादा किस चीज में कठिनाई करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो उसको सबसे ज्यादा किस चीज में कठिनाई होगी। जो बच्चे असंगठित घर से या परिवार से आते हैं उन बच्चों में क्या होता है, वो ना कहते हैं ना कि उनके माता पिता का या उनके परिवार का या उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो उनके अंदर क्या होता है, अनुशासन या आत्मनिर्भरता का अभाव होता है। उनमें अनुशासन की भावना नहीं होती है इतनी ज़्यादा, आत्मनिर्भरता उनके अंदर इतनी नहीं आई होती है, तो उनको ना स्वतंत्र अध्ययन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ क्या करेंगे। आप देखते हैं आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी बहुत अधिक बुद्धिमान है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या फिर ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करेंगे या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे वह बहुत बुद्धिमान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके। आप देखेंगे कि उस बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सकता है, उसे अनुप्रेरित करेंगे और उसी प्रकार के उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर का निर्माण करेंगे, उसी प्रकार का उसके लिए माहौल बना के रखेंगे आप, जिससे कि उस बच्चे का और अधिक विकास हो सके और अपने कहते हैं ना वो हाईएस्ट लेवल को वो छू सके उसका। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। कुछ विद्यार्थी हैं जो अध्ययन की चित्तवृत्ति के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। आप अध्ययन के लिए बाध्य नहीं कर सकते और ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे।
अब बताओ, आप उनको अगर कक्षा छोड़ने के लिए कह देंगे तो वो बिल्कुल ही नहीं सीखेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे कि भी अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। उन्हें आप चेतावनी देंगे, वार्निंग दे देंगे कि आप सीखो, नहीं तो हम प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को आपकी शिकायत कर देंगे। ऐसा भी नहीं कर सकते। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। आप क्या करेंगे, उनकी रुचि आप देखेंगे, उन बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ के प्रति है और आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसको और कितना, और उनके जो रुचि के आधार पर उसको कितना मॉडिफाई किया जा सकता है, उसके बेस पे आप पढ़ाएंगे, जिससे कि वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। वह स्तर कौन सा है जिसमें एक बच्चा है किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वह अवस्था क्या है या किसने कहा है? संवेद प्रौढ़ अवस्था में है, औपचारिक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है या मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। तो ये पियाजे जी की 4 स्टेजेस के बारे में पूछ रहा है आपको। उसमें कहते हैं तर्क किस एज में जाके बच्चे में तर्क आ जाता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। इनकी ये 3rd स्टेज है पियाजे जी की। पहली अवस्था सेंसरी मोटर, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथी फॉर्मल ऑपरेशन। जो इस तरीके से इनकी ये 4 अवस्थाएं हैं। तो ये 3rd स्टेज के अंतर्गत बच्चे में तर्क करना आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के बौद्धिक विकास में 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। बच्चों का जो बौद्धिक का विकास है उसके 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके उसमें पहचाना गया है? कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे जी के द्वारा। तो ये पियाजे जी के बारे में फिर से बात कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। संवेदी जो 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11+ के लिए होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? जो अल्पवयस्क बच्चे हैं उनके अधिगम के लिए अभिभावक के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए? निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, संवेदात्मक होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। जो भी बच्चे अल्पवयस्क की तरफ हैं उनके लिए उनके अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये अग्र सक्रिय, मतलब उन्हें पहले इनिशिएट करना चाहिए। बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको ना ज़्यादा अच्छे से बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और खुद से ही हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो भी अल्पवयस्क होते हैं उनको ना थोड़ी सी उनको मदद मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको पूरी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर गृह में। तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको ज़्यादातर अच्छे से विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में पूरी तरीके से कहते हैं कि दिखाया जा सकता है या परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ... को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऐसा क्या है जिसे अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिगम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो ऐसा क्या है जो कि आप जिससे आपको पता चले कि ये बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित है? तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना इसके अंतर्गत आता है। उससे क्या होता है, हमें ना बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पता चलता है। और एक कहते हैं ना, बच्चा जैसे ही प्रश्न पूछता है तो आपको एक विंडो मिल जाती है उसके अंदर झांकने की और ये जानने की कि बच्चे की नॉलेज क्या है, वो क्या जानना चाह रहा है। आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते रहो। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। एक आप चाह रहे हैं कि आपके क्लासरूम में बच्चे की रुचि बनी रहे तो आप क्या करेंगे? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहले तो ये चारों ही सही है, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा सही क्या है? प्रश्न पूछना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर टीचर अगर प्रश्न पूछेगा उससे क्या होता है, विद्यार्थियों की रुचियों के बारे में वो जान सकता है पहले से। और रुचि उन क्लास के अंदर, रुचि मतलब कहते हैं इंटरेस्ट को बना के रख सकता है अपने क्लास के अंदर। तो इसका आंसर नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। वैसे श्यामपट्ट का प्रयोग करना ये भी सही है। चर्चा करना, यस, टॉपिकों के बारे में चर्चा करनी चाहिए बच्चों के साथ, कहानी कहना, कहानियाँ सुनाना चाहिए, कहानियों को रिलेट करना चाहिए अपने टॉपिक के साथ। तो इस सारे ही सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही क्या है? प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है?
जो विद्यार्थी हैं उनका विद्यालय के अंदर खेलना क्यों उचित है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायता होगा, या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पढ़ने से ही आपको समझ आ जाएगा, ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। होता क्या है, जब बच्चे खेलते हैं तो सिर्फ वो खेलते नहीं, उनके अंदर सहभागिता का कहते हैं ना, सहभागिता डेवलपमेंट होती है, नेतृत्व की जो क्षमता होती है वो उनके अंदर विकास होता है उसका, और समायोजन करना सबसे इंपॉर्टेंट, समायोजन, एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना है, क्या रिएक्ट करना है, वो ना उनके अंदर डेवलप होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है किस रूप में, औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। ये सारे ही शिक्षा के जो वो हैं प्रकार हैं वो इसी तरीके से होती है। तो शिक्षा जो परिवार है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, और जो विद्यालय होता है आपका वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इनफॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल और एजुकेशन। तो इनफॉर्मल परिवार से मिलती है हमें, बच्चा क्या होता है परिवार में ही पैदा होता है, माता पिता से सीखता है, कहते हैं ना फर्स्ट गुरु उसके माता पिता ही होते हैं उसके, तो उन्हीं से सीखता है, परिवार और खुद के माता पिता, ये ही उसके लिए परिवार, उसके लिए सबसे पहले मतलब प्राइमरी एजुकेशन उसे यहीं से मिलती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक है वो चाहता है कि उसके जो विद्यार्थी हैं उनमें ना सामाजिक मूल्यों का विकास हो, तो उसको क्या करना चाहिए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, महान व्यक्तियों के बारे में उनको कहानी सुनाएगा या बातें बताएगा, इससे अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, अनुशासन मतलब कहते हैं ना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसकी अनुभूति विकसित करके, ऐसा नहीं है, आदर्श रूप से बर्ताव करके, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर क्या कहते हैं कि बच्चे इतने छोटे हैं उनके अंदर ना कहते हैं कि सामाजिक विकास इतना अच्छे से, नैतिक विकास नहीं होता है, लेकिन आदर्श रूप से बर्ताव करके, जो बच्चा, जो भी टीचर अपने एक बच्चे के अंदर जो भी बदलाव करना चाहता है पहले वो खुद के अंदर वो बदलाव लाता है, और वही बच्चे उसी टीचर का अनुकरण करते हैं और वो खुद सीखते हैं और उसमें उनका बदलाव आता है। तो कहने का मतलब है कि टीचर की मॉडलिंग करते हैं बच्चे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक शिक्षक है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या फिर विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना, एक सुवक्ता होना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना मतलब बच्चों को एकदम अनुशासन स्ट्रिक्ट तरीके से रखना, ये शिक्षक का काम नहीं है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, आप टाइम पे स्कूल में पहुंच रहे हैं, स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं, क्लास में आप टाइम से अपना पीरियड ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी लेट हो ही जाता है, ये प्रैक्टिकल है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ये शिक्षकों का काम ही यही है। एक शिक्षक के रूप में आपका काम सिर्फ यही है कि बच्चे के अंदर जो भी कठिनाई आ रही है, उसको सीखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है, आप उसका ध्यान रखेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। एक सुवक्ता होना, टीचर सुवक्ता होता तो है पर ये उसका एक मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य यही है कि विद्यार्थियों का उसको किस रूप में और किस तरीके से उनकी कठिनाई को सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ ये, बाकी के उसके लिए सेकेंडरी काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लगाएंगे। एक अति सक्रिय बालक है, वो आप चाहते हैं कि वो मान लो क्लास में बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, ऐसा नहीं है, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। एक कक्षा के एक कोने में उसको बैठने की जगह निर्धारित कर देंगे, इससे बिल्कुल नहीं होगा। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, ऑप्शन नंबर सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ऐसा नहीं है कि श्यामपट्ट आदि काम करने का बच्चों को आपने स्कूल के काम में लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि उससे ना वो उसमें एंगेज रहेगा। एंगेज रहने से क्या होगा, हो सकता है क्लास के और बच्चों को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और धीरे धीरे वो क्लास में इंटरेस्ट लेने लगेगा। अगर वो फ्री बैठेगा तो क्या होता है कि वो ना ध्यान नहीं दे रहा होगा क्लास के अंदर इतना, लेकिन उसको किसी काम में आप अगर व्यस्त रखेंगे, किसी काम में उसको लगा के रखेंगे तो उससे उसके लिए बहुत ईजी रहेगा उसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। पृथक पृथक सामाजिक समूह से बच्चे आए हुए हैं, उनमें ना अभिवृत्ति साधारणतः आधारित किस रूप में होती है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षों की अभिवृत्तियों पर, या फिर दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदर की अभिवृत्ति पर। तो क्या होता है, पृथक पृथक परिवार
या हम कहते हैं अलग अलग समाज से आए हुए जो बच्चे होते हैं, अलग अलग फैमिली ग्रुप के आए हुए बच्चे होते हैं, वो क्या उन पे सबसे ज़्यादा उनके अभिभावक या परिवार का ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो यहीं से सीख के आए हुए होते हैं। अभिभावक के गुणों का स्थानांतरण उनमें सबसे ज़्यादा होता है तथा उन्हीं के अनुसार उनमें आदतें और अभिवृत्तियों का विकास होता है। इससे क्या होता है कि परिवार एवं अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, आप क्या कर रहे हैं? एक प्रधान अध्यापक या किसी के द्वारा आपको बोला गया है कि आपकी कक्षा में कक्षा के अंदर 2 मंद बुद्धि बालकों को हमें बैठाना है, आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, आप डायरेक्ट मना कर देंगे, मेरे को इनको विद्यार्थी मानना ही नहीं है। प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, में बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई कक्षा नहीं होती क्लासरूम में स्कूल के अंदर जिसमें ना कहते हैं कि मंद बुद्धि बालकों के लिए ही उसको डिजाइन किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी क्लासरूम सामान्य बच्चों के लिए होती हैं, सामान्य रूप से डिजाइन होती हैं, जिसके अंदर सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। आप क्या है, खुद से सीखेंगे। अब तो यूट्यूब आ गया, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। या फिर क्या होता है, टीचिंग के ना बड़े बड़े सेमिनार होते हैं या टीचिंग की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से आपको डील करना है। तो जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है या फिर वो मंद बुद्धि हैं, उनको ना सिखाने के लिए आप नए नए तरीके सीखेंगे और उनको विकास करेंगे अपने अंदर, और उन्हीं के आधार पर आप उन बच्चों को संभाल भी सकेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक के रूप में आपको साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षक देने की जरूरत ना पड़े। उनके पास इतना धन होना चाहिए ताकि उनको पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़े। ये तो बिल्कुल ही गलत है। उनका अधिकारियों से उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनका ना जो भी टीचर एजुकेशन लेवल पे जो भी उच्च अधिकारी हैं, उनसे उनका संपर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ना बच्चे का तो कोई भी विकास नहीं हो रहा है। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यस, उनके अंदर अपने जो विद्यार्थी हैं जिसको वो पढ़ा रहा है या जो उनके स्कूल के अंदर उनसे पढ़ने आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का पूर्ण रूप से विकास किस तरीके से करेंगे, ये उनके अंतर्गत आना चाहिए। और उनकी क्या समस्याएं आ रही हैं, उनको सॉल्व करने की योग्यता उस टीचर के अंतर्गत अंतर होनी ही चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। अगर आप विद्यार्थियों की जो समस्याएं आ रही हैं, अगर उनको आप सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप विद्यार्थियों के बीच ऑटोमेटिकली प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चों की समस्या सॉल्व कर रहे हैं, बच्चों के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, आप उनका ध्यान रख रहे हैं, तो बच्चों के बीच में आप प्रसिद्धि ना हो आपकी, ये बिल्कुल भी अलग तरीके का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चे में संवेगात्मक समायोजन कब प्रभावी होगा? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या उपरोक्त सभी में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संवेगात्मक समायोजन बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। एक बालक कक्षा में समाज के उचित समायोजन कर लेता है तो उसे सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे संवेगात्मक समायोजन प्रभावी करने के रीजन है या कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था यूपी टेट 2011 में जो पेपर बन हुआ था, उसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन। यहीं से यूपी टेट की शुरुआत हुई थी, यूपी के अंदर यूपी टेट यहीं से शुरू हुआ था। तो कैसा लगा आपको ये पेपर, आप ज़रूर बताइएगा। बाकी आप तैयारी अपनी थोड़ी अच्छी से रखिएगा। ये इसके आंसर की है, एक बार देख लेना। आंसर की का स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना। और बाकी आप सब लाइक से सब्सक्राइब आप कर लेना, आप ही का चैनल है। थोड़ा आप ध्यान रखिए, पेपर की तैयारी थोड़ी अच्छी से करिए। ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है, 20 दिन कुछ बचे हुए हैं। तैयारी में थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिए। बाकी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ये सही है, दोनों ही देख सकते हैं इसको। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड लक।